हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एटू पर। आज हम पहले पढ़ेंगे अपना पुराना टॉपिक। आपको कोई भी डाउट आया हो तो वो बता देना, वरना बस मैं थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे हमने स्टार्ट किया था जीवों में जनन, तो जीवों में जो जनन था वो हमारे अगर देखें तो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन पहली यूनिट अगर पूरी स्टार्ट करते हैं या समझते हैं तो वो उसी से स्टार्ट होती है। तो जो आज पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में जनन, उसमें आपको खुद ही समझ में आएगा कि वो उसका कितना रोल था। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था जनन, जनन की अगर डेफिनेशन देखें तो जनन में हमने पढ़ा था कि अगर एक जीव से दूसरा जीव बनता है या दो जीव आपस में मिलकर किसी एक जीव को उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं जनन। तो इस आधार पर जनन दो प्रकार का था। अगर एक जीव दो जीवों में टूटेगा या दो जीवों को बनाएगा तो वो प्रक्रिया कहलाएगी अलैंगिक जनन। और अगर दो जीव जिसमें नर और मादा अलग अलग जीव हो सकते हैं और वो दोनों मिलकर एक जीव उत्पन्न करें तो वो प्रक्रिया कहलाएगी लैंगिक जनन। ठीक, इस आधार पर हमने अंतर पढ़ लिए थे। फिर उसमें जैसे नर और मादा जीव में हमने उनकी कुछ घटनाएं पढ़ी थी। जैसे नर में नर युग्मक बनता है, मादा में मादा युग्मक बनता है। नर युग्मक और मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। फिर नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाता है, उस प्रक्रिया को युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। फिर नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, मिलकर युग्मनज बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम युग्मनज बन जाता है, उस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, निषेचन से पहले जो काम हो रहा था या जो घटनाएं हो रही थी वो निषेचन पूर्व घटनाएं कहला रही थी। निषेचन के बाद कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे युग्मनज से भ्रूण बनता है, भ्रूण से भ्रूण भव प्रक्रिया द्वारा शिशु या फल बनता है। ठीक है, तो निषेचन के बाद जो घटनाएं होती हैं उसे निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने किया था। फिर इसके आगे अब हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक। देखिए, पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में जनन, यानी जो फूल वाले पौधे होते हैं, ऐसे पौधे जिन पर फूल आते हैं, पुष्प आते हैं, उन प्रक्रिया मतलब उन पौधों में किस प्रकार से जनन होता है, उनका जनन पढ़ेंगे हम। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, कुछ पौधे होते हैं जिनमें अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे पॉइंट पढ़ा था एक जीव से दो जीव बनेंगे तो प्रोसेस कहलाता है अलैंगिक जनन। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे ऐसे पौधे पुष्पी पादप जिनमें लैंगिक जनन होगा। ठीक है, लैंगिक जनन वाला पढ़ना, यानी दो जीव आपस में मिलेंगे और एक तीसरा जीव उत्पन्न करेंगे। ठीक, ऐसी इसी प्रकार अगर हम यहाँ देखें पुष्पी पादप हैं यानी फूल हैं, तो फूल भी नर और मादा होते हैं। ठीक है, कुछ फूल, जैसा भी हम पहले ये डायग्राम समझ लेते हैं। ठीक, ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक, जैसे इसमें देखो, ये अगर इसको मैं अपने आप बनाऊं तो इसमें थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे जो पुष्प होता है उसका सबसे मुख्य अंग जो होता है वो फूल ही होता है। ठीक है, क्योंकि लैंगिक जनन जहाँ पर होता है पौधों में वो पुष्प में ही होता है, फूल में ही होता है। ठीक है, तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये, इसे कहते हैं हम वर्तिकाग्र। ठीक, और ये वाला जो हिस्सा होता है नीचे वाला फूला हुआ भाग, ये कहलाता है अंडाशय। और इसका जो बीच वाला हिस्सा होता है इसे कहते हैं वर्तिका। ठीक है, ये फूल का तीनों हिस्से अगर आपस में मिल जाएं तो ये फूल का मादा लैंगिक अंग होता है। ठीक है, जैसे इस अगर डायग्राम में देखें हम, इस डायग्राम में देखें तो स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टिग्मा होता है वर्तिकाग्र, और ये लिखा हुआ है स्टाइल, ये होता है वर्तिका, और ये लिखा हुआ है ओवरी, ये होता है अंडाशय। ठीक है, हमने अलग भी बना लिया है और फूल में ये इस टाइप से होगा। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा, बीच वाला हिस्सा वर्तिका, और ये फूला हुआ भाग जो है नीचे ये है अंडाशय।
ठीक है। इसके बाद ये तीनों भाग आपस में मिल जाएं तो ये होते हैं पिस्टिल। पिस्टिल या मादा लैंगिक अंग, या इसे हम कह सकते हैं स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर कह सकते हैं। या फूल में कभी कभी क्या होता है, अगर ये मानो एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा होंगे तो कुछ और नाम होगा। अगर उस एक से ज़्यादा को अगर हम सबको मिलाकर कहेंगे तो कुछ और नाम होगा। अगर सबको मिलाकर कहें तो उसका नाम होता है जायांग। ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में भी पूछा हुआ है कि जायांग क्या होता है, या पुष्प का मादा लैंगिक अंग क्या होता है, तो जायांग। और अगर जायांग की एक इकाई देखेंगे तो वो होगा स्त्री केसर। ठीक है, इसके बाद थोड़ा और डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है पराग कोश। कोश बोलते हैं थैली को। ऐसी कोश जिसमें पराग कण हो वो कहलाती है पराग कोश। तो पराग कण जितने भी होते हैं, अभी पराग कण के बारे में भी पढ़ेंगे, पराग कण जितने भी होते हैं वो इसी पराग कोश के अंदर होते हैं। और ये नीचे कहलाता है पूतंतु। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा पराग कोश, ये कहलाता है पूतंतु। और ये नीचे जहाँ पर जुड़ा होता है उसे कहते हैं योजी। ठीक है, ये तीनों हिस्से अगर फूल में मिल जाएं, तीनों जुड़ जाएं, तो इसे कहते हैं हम पुंकेसर। ठीक है, अगर ये फूल की एक इकाई है तो ये कहलाएगी पुंकेसर। और अगर फूल में एक से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा ही होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, तो इन्हें कहते हैं हम पुमंग, एंड्रोसियम। ठीक है, तो ये कहलाता है पुंकेसर, पुमांग, परागकोश, पूतंतु, योजी। और इसके बाद ये मादा भाग है। अगर इसे हम फूल में देखें, फूल में अगर देखें तो ये रहा ये वाला हिस्सा, एक मिनट, ये वाला हिस्सा ये कहलाता है एंथर। इसे कहते हैं हम परागकोश, पराग कोश। ठीक है, और ये नीचे वाला हिस्सा फिलामेंट, फिलामेंट को कहते हैं हम पूतंतु या तंतु भी कहते हैं। ठीक है, और ये अगर जहाँ पर जुड़ा होता है नीचे, यहाँ इन्होंने दिया नहीं, ये नीचे वाला हिस्सा कहलाता है योजी। ये कहलाता है योजी कनेक्टिव। ठीक है, अब इसको फूल को थोड़ा और देख लें तो ये वाले तीनों हिस्से मिलकर क्या कहलाएंगे, पुमांग या नर लैंगिक अंग। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि पुष्प में नर लैंगिक अंग क्या होता है, या नर लैंगिक अंग किसे कहते हैं। तो नर लैंगिक अंग परागकोश, पुतंतु और योजी, इन तीनों के मिलने से बनता है, जो रहा ये। ठीक है, अब मैं फूल के बारे में तुम्हें बता रहा था, उसी पे जाते हैं। ठीक, तो देखो हम क्या देख रहे हैं कि ये फूल है, इस फूल में मादा लैंगिक अंग भी है और इस फूल में नर लैंगिक अंग भी है। तो जिन फूलों में नर और मादा लैंगिक अंग दोनों एक ही पुष्प पर होते हैं वो कहलाएंगे द्विलिंगी पुष्प, जिस पर दोनों लिंग हों, यानी नर और मादा दोनों लिंग हों। ठीक, और कभी कभी क्या होगा, कुछ फूल पर काफ़ी सारे फूल होते हैं, उनके उदाहरण भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, जिन फूल पर केवल मादा लैंगिक अंग होगा वो कहलाएगा मादा पुष्प, और जिन फूल पर नर लैंगिक अंग होगा वो कहलाएगा नर पुष्प। और अगर ऐसे फूल होते हैं जिन पर नर और मादा पुष्प अलग अलग पुष्प पर होते हैं, उन पौधों को कहते हैं एकलिंगी पुष्प। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, बात समझ में सबके आ गई होगी। थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं, और आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी, इस पीडीएफ के नोट्स बना लेना। ठीक है, चाहे यहीं से अपने नोट करते रहना, नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। ठीक है, और जो भी डाउट आए, कहीं भी प्रॉब्लम आए, आप सभी
चाहे हो तो कमेंट कर दो, ठीक है, कमेंट कर दो, उसमें हम जवाब दे देंगे, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं। ठीक, जैसे देखो कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। पुष्प जो होता है वो आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग होता है। थोड़ा सा पॉइंट और पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर एक वर्ड्स लिखा हुआ है, अगर देखें, आवृत बीजी, आवृत आवृत बीजी, लिखा हुआ है आवृत बीजी। ठीक है, ऐसे ही एक पॉइंट और होता है, मैं उसे भी बता देता हूँ। उसे कहते हैं हम अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। वैसे तो ये फर्स्ट ईयर का है, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो समझ ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। तो आवृत बीजी का मतलब होता है, तो वो खुद समझेंगे। जैसे इसका मतलब लिखा हुआ है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बीजी, बीजी का मीन्स होता है बीज। ठीक है, आवृत मतलब जो व्रत में हो, तो जिसके बीज किसी व्रत में हो, व्रत का मतलब होता है फल। तो ऐसे फल जिनमें बीज पाए जाते हैं वो होते हैं आवृत बीजी। ठीक है, तो आवृत बीजी को हम पुष्पी पादप भी कह सकते हैं, क्योंकि जो फल का पूर्ण रूप से फॉर्मेशन निर्माण होता है वो पुष्प से ही होता है। तो अगर पुष्प आएगा तो फल आएगा। ठीक, तो फल वाले पौधे या ऐसे पौधे जिनके फलों में बीज पाए जाते हैं। ठीक, अब जैसे इसका लिखा हुआ है, बीजी मतलब बीज, और अनाव्रत मतलब जिसके जो व्रत में ना हो। ठीक है, तो ऐसे बीज जो व्रत में ना हो यानी वो बिना फल के बीज हों। ठीक है, तो उन्हें कहेंगे अनाव्रत बीजी। ठीक, ये बात समझ में आ गई है, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। तो हम यहाँ पर आवृत बीजी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आवृत बीजी जो होता है वो फूलों का एक आकर्षक अंग होता है। आकर्षक इसलिए होता है क्योंकि जैसे परागण की प्रक्रिया आगे हम पढ़ेंगे, जब परागण होता है वो भी आवृत बीजी में ही होता है। ठीक है, इसी वजह से होता है, आकर्षण की वजह से। तो फूलों का आवृत बीजी पौधों पुष्प आवृत बीजी पौधों का एक मुख्य अंग है, जो अलग अलग रूप का, अलग अलग आकार का, अलग अलग खुशबू सुगंध का और रंगों के बने होते हैं। अलग अलग होते हैं सारी चीज़ें, यानी जिनने अगर फूल देखे ही होंगे सभी लोगों ने, तो फूल अलग अलग कलरफुल होते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं। उनमें खुशबू देखें तो खुशबू भी अलग अलग होती है, आकार भी सभी का अलग अलग होता है। ठीक, मेन चीज़ है इसमें, ये देखो आवृत बीजी पौधों में पुष्प लैंगिक जनन का स्थान होता है, यानी लैंगिक जनन जहाँ पर होगा पौधों में वो पुष्प में ही होता है, फूल में ही होता है। ठीक है, और अब इसमें जब पुष्प को देखें तो इसके कितने दो मुख्य अंग होते हैं। दो मुख्य अंग में एक होते हैं सहायक जनन अंग, एक होते हैं प्राथमिक जनन अंग। ठीक है, सहायक जनन अंग मतलब जो मदद करते हैं जनन करने में, और प्राथमिक जनन अंग यानी जो खुद ही जनन करते हैं। ठीक है, तो सहायक जनन अंग में जैसे आता है बाह्य दल, जैसे कैलिक्स कहते हैं, दल पुंज कोरोला कहते हैं। ठीक है, अभी इसमें आ जाएं जैसे, ठीक है, जैसे ये डायग्राम में समझ लें। ठीक, इसमें दिया हुआ नहीं है, मैं बता देता हूँ तुम्हें। यहाँ पर ही जैसे फूल के कुछ कलरफुल भाग होते हैं, इस तरह वो जुड़े रहते हैं, यानी फूल में ऐसे मान लो जो रंग बिरंगे भाग होते हैं कलरफुल वाले, वो कहलाते हैं हमारे बाह्य दल, बाह्य दल नहीं दल पुंज। ठीक है, उन्हें कहते हैं दल, ये वाले जो भाग होते हैं इन्हें कहते हैं दल कोरोला। और फूल में जो इन्हें नीचे रोके रखता है, ये नीचे रोके रखता है, ठीक, उसे कहते हैं हम बाह्य दल, उसे कहते हैं बाह्य दल। जैसे मैं तुम्हें फूल दिखा देता हूँ। ठीक, जैसे ये रहा फूल, तो अगर इस फूल में देखें तो ये जो पिंक कलर का भाग है, ये वाला जो भाग है इसे कहते हैं दल पुंज। ठीक है, ये दल पुंज है। और फूल में नीचे की तरफ जो ये ग्रीन वाला भाग है जो इस दल को रोके हुए है, ये कहलाता है बाह्य दल। और अगर इसमें और देखें, ठीक, बाकी इसकी कटिंग हम करेंगे, और इस कटिंग की शॉर्ट वीडियो और डाल देंगे। जैसे अब तुम यहाँ ऊपर देख पा रहे हो, तो ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा वर्तिकाग्र कहलाता है, जो फूल का मादा भाग होता है। और ये अगर देख रहे हैं, ये जो येलो पार्ट है, ठीक, ये पुंकेसर पुंकेसर है, जिसमें परागकोश और तंतु हैं और योजी लगा हुआ है। ठीक है, ये फूल का नर भाग है,
नर और मादा दोनों एक ही भाग में है, तो इस फूल को क्या कहेंगे हम? द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, इसकी कटिंग और करेंगे हम, वो शॉर्ट वीडियो में देखना। ठीक है, अब जैसे इसमें पढ़े हम, देखो जैसे पुमा बाह्य दल और दल समझ में आ गया होगा। बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि दल क्या होते हैं, दल किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो फूल का रंग बिरंगा या आकर्षक अंग जो होता है वो कहलाता है दल। और दल का काम क्या होता है? अगर दल का काम अगर हम देखें तो दल का काम होता है, मेन तौर पर जो काम होता है वो कीटों को आकर्षित करना, ताकि परागण की क्रिया पूरी हो सके। ठीक है, फिर इसके बाद अगर देखें प्राथमिक जनन अंग में, तो प्राथमिक जनन अंग में आते हैं पुमांग, जिसे कहते हैं एंड्रोसियम, और आते हैं जयांग, जिसे कहते हैं जिनोसियम। ठीक, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। फूल का जो मादा वाला भाग है उसे कहते हैं जयांग, और फूल का नर वाला जो भाग है वो कहलाता है पुमंग। ठीक है, एंड्रोसियम और जिनोसियम। ठीक है, एक पॉइंट और है, जो पुष्पों की खेती की जाती है, फूलों की खेती की जाती है, उसे कहा जाता है फ्लोरीकल्चर, फ्लावर फ्लोरीकल्चर। ठीक है, जैसी बात समझ में आ गई होगी सभी के। ये अलग अलग डायग्राम भी बात समझ ली हमने, क्वेश्चन अलग अलग डायग्राम से भी आते हैं, और डायग्राम को ज़रूर करेंगे क्योंकि बोर्ड में एक एक नंबर के डायग्राम भी ज़रूर आते हैं। ठीक है, जैसे इसके आगे और पढ़े हम। ठीक, फिर इसके बाद आता है, जैसे पहली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था, 3 घटनाएं होती हैं लैंगिक जनन की। ठीक, निषेचन पूर्व घटनाएं जो निषेचन से पहले होती हैं, फिर उसके बाद आता है निषेचन, उसके बाद आता है निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, तो वो क्यों ज़रूरी थी? क्योंकि हम यहाँ पर यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है निषेचन, निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं, यानी निषेचन से पहले पुष्पों में, पौधों में जो संरचनाएं बनती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उसे कहते हैं निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं। ठीक है, इसमें जैसे सबसे पहले क्या क्या काम होंगे? सबसे पहले पुष्प में नर जनन अंग पुमंग बनेगा, मादा जनन अंग जयांग बनेगा। ठीक है, तो जयांग और पुमंग जो होते हैं वो इसमें काम करते हैं। दूसरी चीज़, जैसा अभी मैंने पहले भी बताया, पुमंग अगर अकेला है, इकली इकाई है उसकी, तो वो कहलाता है पुंकेसर। ऐसे ही अगर जयांग की अकेली इकाई है, एक इकाई है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कार्पेल अंडप। ठीक है, उसे अंडप कहेंगे। ऐसे ही पुंकेसर के परागकोश तथा अंडप के बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्रम से लघु बीजाणु यानी पराग कण तथा गुरु बीजाणु का विकास होता है, जिसमें नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? जैसे पीछे अगर वीडियो में जाएं तो निषेचन पूर्व संरचनाएं घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं। अगर निषेचन पूर्व घटना हम पहली वीडियो में जाएं तो उसमें हमने समझा था निषेचन से पहले। तो निषेचन से पहले सबसे पहले क्या घटना हो रही थी? युग्मक जनन, युग्मकों का निर्माण। तो युग्मकों का निर्माण होता कहाँ है? नर में नर युग्मक बनेंगे, मादा में मादा युग्मक बनेंगे। तो अगर हम इन पौधों की बात कर रहे हैं तो पौधों में नर युग्मक क्या होते हैं? पुमंग। मादा युग्मक जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? जयांग में। तो वही है, पुमंग और जयांग होंगे, उनकी एक एक इकाई होगी, और ये सारी प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होगी। 11th में तुमने पढ़ा होगा अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन, वही है। पुंकेसर के परागकोश होंगे और अंडप के बीजांड बनेंगे। ठीक, और लघु बीजाणु होगा, लघु बीजाणु प्रक्रिया भी आएगी। लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, और ये सारी प्रक्रिया नर युग्मक और मादा युग्मक में होती है। ठीक है, फिर ये सारे करने के बाद हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर पुष्प। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा नर पुष्प। नर पुष्प यानी जो फूल का नर हिस्सा है, ठीक है, जिसमें नर युग्मक बनते हैं, नर युग्मक परागकण होते हैं। ठीक है, वही सारी चीज़ें एक डायग्राम और बना लेते हैं, जो पहले बनाया था देखो वही है। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा कहलाएगा पराग कोश, और ये बीज वाला हिस्सा कहलाएगा पू तंतु, और जहाँ ये जुड़ा होता है उसे कहते हैं योजी। और ये तीनों मिलकर या इस पूरे हिस्से को कहते हैं हम पुंकेसर। उस पूरे हिस्से को कहते हैं पुंकेसर,
और अगर फूल में एक से ज़्यादा हैं तो उसे कहेंगे हम पुमंग, स्टेमेन एंड्रोसियम। ठीक है, तो जैसे अब देखो ये बना है वैसे ही पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग होता है, नर जनन अंग है। ठीक है, हमने पढ़ लिया। ठीक, प्रत्येक पुंकेसर में कितने भाग? 3 भाग होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? तो 3। क्या क्या? पुतंतु ये रहा, पराग कोश ये रहा, योजी कनेक्टिव ये रहा। समझ में आ गई होगी बात? ठीक, ऊपर वाला हिस्सा परागकोश, बीच वाला पुतंतु, योजी। अगर इनकी डेफिनेशन देखें तो जहाँ पर परागकण बनते हैं वो परागकोश, और बीच वाला हिस्सा पुतंतु, नीचे वाला हिस्सा योजी, पूरा हिस्सा पुंकेसर। ठीक, तो अगर जैसे केवल परागकोश की संरचना के लिए क्वेश्चन आ जाए कि परागकोश की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एंथर क्या होता है, ठीक है, तो ये डायग्राम बनाकर आएंगे। इसकी डेफिनेशन देखो, जो परागकोश है, अगर ऊपर वाला हिस्सा, ठीक, इस ऊपर वाले हिस्से को अगर मान लो हम इस तरह से देखें और इसे हम बीच में से कट कर दें, कट करने के बाद इस तरह से देखें तो इस परागकोश की 2 पालियां हैं जो हमें दिखाई भी दे रही हैं कि ये एक ही है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है, 2 पालियां होती हैं और एक पाली में यानी प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? परागधानी या लघु बीजाणुधानी। ठीक है, कहते हैं। इस प्रकार एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानी होंगी? 4 लघु बीजाणुधानी होंगी। ठीक है, तो अगर देखें इसमें 2 पाली और एक पाली में 2 कोष्ठ, और इस प्रकार जो कोष्ठ होंगे वो कहलाएंगे लघु बीजाणुधानी या परागधानी, और 4 लघु बीजाणुधानी होंगी। ठीक है, ठीक, इसके बाद आगे जाएं। जैसे लघु बीजाणुधानी की संरचना आ गई। अब लघु बीजाणुधानी क्या होता है? तो देखो ये रहा। ठीक है, जैसे इसमें हमने बात ये समझ लिया है। ठीक है, जैसे लघु बीजाणुधानी, तो अगर मैंने तुम्हें जैसे बताया वही, जैसे इस तरह से है इसका ऊपर वाला हिस्सा, 2 पाली है, एक पाली ये रही, एक पाली ये रही। इसको अगर बीच में से कट करें और देखें तो कुछ इस तरह से आती है। ठीक है, इसकी परतें होती हैं, जैसे देखो ये समझाया हुआ है, ये हैं। ठीक है, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 4 हो गए। तो 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जैसे इसके पार्ट्स हैं अलग अलग, ठीक, इनकी परतें हैं अलग अलग, तो इन परतों से क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन है भी इम्पोर्टेंट, बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो लघु बीजाणुधानी की संरचना पढ़ें तो लघु बीजाणुधानी एक बेलनाकार संरचना है, बेलन के आकार की, जो प्रत्येक परागकोश के दोनों सतहों पर होती है। परागकोश जो थी उसकी दोनों सतहों पर थी, दोनों पालियों पर थी। इसके मुख्य 2 भाग होते हैं, एक तो होती है परागधानी भित्ति और एक होता है बीजाणु जनन ऊतक। ठीक है, परागधानी भित्ति और बीजाणु जनन ऊतक। ठीक, तो परागधानी भित्ति जो होती है यानी इसकी ऊपर वाली, यानी जो ऊपर वाली त्वचा है, ऊपर वाली जो खाल है इसकी, ऐसे मान लेंगे तो वो है हमारी परागधानी भित्ति। और अगर इनके अंदर जाएं तो वो होते हैं बीजाणु जनन ऊतक, जो बीजाणु जनन कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ठीक, तो इसमें अगर पहले उसमें जाएं हम, इसका पहला पॉइंट पढ़ें। ठीक, तो सबसे पहले क्या है इसकी, सबसे पहले है इसमें परागधानी भित्ति। तो परागधानी भित्ति जो होती है वो अंधे स्तरी भित्ति होती है जिसकी 4 परतें होती हैं। ठीक है, तो अंधे स्तरी होती है, हाइपोडर्मल होती है ये। ठीक, तो इसमें होती है बाह्य त्वचा, जैसे चित्र में अगर देखें तो सर सबसे बाहर वाली त्वचा है वो कहलाएगी बाह्य त्वचा। ये परागकोश की सबसे बाहर वाली परत होती है और इसका कार्य क्या होता है? सुरक्षा करना, सबसे बाहर है सुरक्षा करना। ठीक, और इसकी कोशिकाओं में जो होती हैं नहीं। फिर इसके बाद सेकंड है अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम जो हमारी बाह्य त्वचा है उसके नीचे वाली होती है अंतस्थीसियम। यह है बाह्य त्वचा के नीचे की परत होती है और इसकी कोशिकाएं सेल्यूलोज की बनी होती हैं। ठीक है, एक पॉइंट है, यह परागकोश के स्फुटन में मदद करके परागकण को मुक्त करती है। स्फुटन का मतलब होता है फूटना, मतलब जब जैसे मान लो परागकण निकलने वाले होते हैं और जैसे परागकण निकलते हैं तो उस निकलने की प्रक्रिया में कुछ परतें फूटती हैं तो उसे कहते हैं स्फुटन। तो स्फुटन में मदद करती है कौन? अंतस्थीसियम, जिससे परागकण मुक्त हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर ये जैसे परागकण निकल गए, फिर इसके बाद इसकी मध्य स्तर आती है, तीसरी वाली मध्य स्तर। मध्य स्तर होता है इसकी बीच की, जो मध्य स्तर होता है हमारा
वो 1 से 3 परतों की पतली भित्ति वाली कोशिकाओं की बनी होती है, अंतस्थीसियम के नीचे होती है, और ये मध्य स्तर की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और बीजाणु जनन ऊतक यानी उसका जो दूसरा भाग था उसका पोषण करती हैं, उसे बना लेती हैं। फिर इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, टेपिटम। टेपिटम जो होता है ये परागधानी की आंतरिक और विशेष परत होती है, ठीक है। इसकी कोशिकाएं बड़ी, लंबी, बहुकेंद्रीय और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बढ़ती जाती हैं, ठीक है। तो जो हमारा टेपिटम होता है, टेपिटम बहुत ज़रूरी काम होता है, यानी टेपिटम के कार्य भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। टेपिटम जो होती है वो दो तरह की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है वो अमीबा या अमेबीय, और एक होती है स्रावी या ग्रंथि, ठीक है। दो तरह की टेपिटम होती हैं, और टेपिटम के कार्य ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसे पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। और आप लोगों को वीडियो जैसे पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, ठीक है।